अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 95 स्टार्ट करते हैं जी, KF1 का। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंफर्टेबल हो गए हैं, थोड़े से मुश्किल मुश्किल सवाल भी तो हमने कर लिए हैं, ठीक है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो पेंडिंग हैं उनकी तरफ भी अब आते हैं। एक कॉन्सेप्ट डोनेशंस के अंदर स्पेसिफिक डोनेशंस का भी है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ जनरल डोनेशंस की बात की है, ठीक है। सबसे पहले तो थोड़ी सी बात डोनेशंस के ऊपर कर लेते हैं। डोनेशन एक सोर्स ऑफ इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। डोनेशंस दो तरह के होते हैं। एक जनरल डोनेशन, यानी देने वाले ने कोई मकसद उसका स्पेसिफाई नहीं किया होता कि जिस काम में मर्जी इस्तेमाल कर लें, हमारी तरफ से ये पैसे हमने आपको दे दिए, ठीक है। तो जनरल डोनेशंस बहुत सिंपल है। ये तो पहले सवाल के अंदर भी डोनेशन इनकम नजर आ रही थी हमें रिसीट एंड पेमेंट में, आपको याद होगा हमने उसको सिंपली इनकम्स में ले लिया था, ठीक है। तो जनरल डोनेशन जिसका कोई पर्पस स्पेसिफाइड ना हो देने वाले की तरफ से, ठीक है, उसकी सिंपल एंट्री है हम कैश या बैंक डेबिट करके और डोनेशन इनकम को क्रेडिट कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये बात समझ आई है? सिंपल बात है ना। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि डोनेशन देने वाला आपको कैश की बजाय कोई फिक्स एसेट ही डोनेशन के तौर पे दे देता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने स्पोर्ट्स कप बनाया था, तो एक बंदे ने आके हमें पूरी टीम की जो है वो हॉकियां वो डोनेट कर दी। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास आ गया है। अब इसकी एंट्री सोच के बताओ क्या होगी? कैश डेबिट नहीं, फिक्स एसेट जो आया वो डेबिट कर लो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट और डोनेशन इनकम क्रेडिट। आप अस्पताल बना के बैठे हुए हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई बंदा आया उसने आपको एक वेंटिलेटर जो है वो खरीद कर ही दे दिया पैसे देने की बजाय। अब आपके पास एक एक मेडिकल इक्विपमेंट आ गया है, तो मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट और डोनेशन इनकम क्रेडिट कर लोगे, ठीक है ना। तो ये भी जनरल के साथ ही मैं लिख देता हूं, कैश या फिक्स्ड एसेट जो ला दे लाने वाला, ठीक है, उसको आप डेबिट करके और डोनेशन इनकम को आप क्रेडिट कर देंगे। यह है जनरल डोनेशन। कोई मसला? अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डोनेशन देने वाला जो है वो डोनेशन का पर्पस स्पेसिफाई भी कर देता है। वो ये कह देता है कि जो मैंने आपको डोनेशन दिया है उसको आप मिसाल के तौर पे फलां काम में इस्तेमाल करना, ठीक है। तो जब उसने स्पेसिफाई कर दिया मकसद को, तो वो डोनेशन क्या बन गया? स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है जी। तो ये स्पेसिफिक डोनेशन जो है, अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिम्मेदारी ये होती है कि जिस मकसद के लिए देने वाले ने डोनेशन दिया है वो उसी मकसद में ही उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी ना दो तरह के डोनेशन आ जाते हैं। वन बाय वन मैं आपको ये करवाता हूँ, सिंपल है बातें, मुश्किल नहीं है, बस आप ध्यान से देखते रहें। स्पेसिफिक डोनेशन मिसाल के तौर पे कल मैंने आपको मिसाल दी भी थी, फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस, ठीक है ना। स्पेसिफिक डोनेशन किस लिए दिया है? फॉर, बल्कि यहाँ वाली अंग्रेजी पढ़ लूँ मैं ताकि बाद में, फॉर स्पेसिफिक पर्पज मीट स्पेसिफिक एक्सपेंस, ठीक है जी, यही नाम लिखा हुआ है। तो स्पेसिफिक डोनेशन फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस। एग्जाम्पल बनाते हैं। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल था, ठीक है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, रिसीव्ड अ डोनेशन ऑफ रुपीज 500,000 में होगा, ठीक है, रुपीज 500 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आई पेशेंट्स ओनली, ठीक है जी। और ये मेरी एग्जांपल है, अभी बन रही है ये एग्जांपल, ठीक है ना। तो जो डाटा मैं लिख रहा हूँ बस वही सवाल में ऐसे गिवन होगा, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे 500 आया और मिसाल के तौर पे एक आंखों के मरीज का इलाज करने का, उसका ऑपरेशन करके लेंस वगैरह डालने का मिसाल के तौर पे खर्चा है 100 रुपया, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वन आई पेशेंट इज कॉस्ट 100 रुपीज, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ईयर 1 ईयर 2 कर लेते हैं। मैंने ऊपर साल नहीं लिखा, ठीक है। तो कितने मरीजों का इलाज पहले साल में करवा लिया है? मिसाल के तौर पे दो का कर लेना, 4 का, 1 का, 2 का कर लेते, चले, मेरा दिल कह रहा है 2 का कर ले, 1.5 का नहीं हो सकता, ठीक है। 2 आई पेशेंट्स वर treated
ड्यूरिंग द, अच्छा साल भी लिख लेते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर लेट से 19, ठीक है, डोनेशन ऑफ 500 ऑन यकम जनवरी 19 फॉर ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ठीक है, सही हो गया। अब ये हमारी एग्जांपल है, देख लो ना जरा तस्वीर के अंदर, ये सब कुछ सही से आ जाएगा, जरा ज्यादा लंबी नहीं होगी एग्जांपल, जबानी कर लेते हैं, चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे ये बताओ, यकम जनवरी 19 पर जब आपने ये डोनेशन रिसीव करना है तो उस दिन आपने क्या एंट्री पास करनी है? कैश आ जाएगा, कैश डेबिट कितने से? 500 से। और क्या आज डोनेशन इनकम क्रेडिट कर लें? जैसे आप खुद ही बताओगे, अकाउंटिंग इतनी आसान है, खुद ही बताओगे आप, जी क्या हम इनकम क्रेडिट कर लें? उसूली तौर पे तो इनकम क्रेडिट नहीं कर सकते, कहने वाले ने क्या कहा है कि आंखों के मरीजों का इलाज करोगे इस पैसे से सिर्फ। तो आज हम जाएंगे और जाके बाजार से एक नई टोकरी खरीदेंगे, जनरल फंड वाली टोकरी में इसको नहीं डालना, ठीक है ना, वो अलग से पैसे पड़े हैं, वो जो लोग पैसे देते रहते हैं उसमें हम फेंकते रहते हैं, हमारी इनकम्स और एक्सपेंसेस का सरप्लस होता है वो भी वहीं फेंकते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वाले पैसों के लिए अलग नई टोकरी खरीद के लाएंगे, प्रिंटर से सफा निकाल के प्रिंट करके उसके ऊपर लिखा होगा फॉर आई पेशेंट, उसके ऊपर टेप से चिपकाएंगे और ये 5 लाख उसमें अलग रखेंगे, ये 5 लाख उसमें अलग रखेंगे और इसका नाम रखेंगे आई पेशेंट फंड। क्या नाम रखेंगे जी? आई पेशेंट फंड, ठीक है। तो 500 कैश डेबिट और आई पेशेंट फंड क्रेडिट, ठीक है जी। अब ईयर एंड तक आपने कितने मरीजों का इलाज कर लिया? 2 का। तो 2 मरीजों के पैसों को इस टोकरी में से निकालोगे, यानी आई पेशेंट फंड डेबिट करोगे 200 से और इनकम क्रेडिट करें, इनकम क्रेडिट करें, बोलो इनकम क्रेडिट करें, सोचो इनकम क्रेडिट कर सकते हैं? बोलो इनकम क्यों नहीं क्रेडिट कर सकते जी? कर सकते हैं ना, चलो डबल एंट्री बनाओ, बस मुझे डबल एंट्री बना के दिखानी है आपने, शाबाश। हाँ, इनकम में से तो कुछ नहीं निकल रहा, कैश वो कैश हमने जो रिकॉर्ड किया हुआ था, मतलब वो कैश जो हमने दराज में रखा हुआ था, वो कैश अब उस दराज में से, उस टोकरी में से निकाल के हमने उसके लेंस वगैरह खरीदे और वो उस भाई साहब को डाल दिया आंख में, ठीक है। तो फिर आई पेशेंट फंड डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हो गया। इसका मतलब आई पेशेंट फंड जो हमने क्रिएट किया था, इसने बारों बार इसको पहले क्या किया, लायबिलिटी बनाया और उसके बाद फिर बारों बार इस लायबिलिटी को कम करके कैश कम कर लिया, यानी ना कुछ इनकम में आया ना कुछ एक्सपेंस के अंदर आया। भाई सही है? और ये क्या हो रहा है? ठीक है बच्चों, ना कुछ इनकम में आया ना कुछ एक्सपेंस में आया। वो कहते जी दोबारा लिखो, ऐसे ना करो। भाई बात समझ आई है? तो ये स्पेसिफिक फंड जो हमें किसी ने दिया था कि जी आपने ये पैसे सिर्फ आई पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करने हैं, ये हमने सिर्फ आई पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल कर लिए। मैं मिटा के दोबारा लिख लेता हूं, आप इसकी परेशानी ना लें, ठीक है। ओके, चलें जी, फिलहाल फिर इसको नोट करें, ये थोड़ा सा सही नहीं है, अभी सही कर लेता हूं मैं, ठीक है। आई पेशेंट फंड डेबिट कैश क्रेडिट। तो भाई क्या नजर आ रहा है हमें नजर आ रहा है कि कुछ भी इनकम में नहीं डाला हमने, अलग से लायबिलिटी बना लिया, और फिर कुछ भी हमने एक्सपेंस में नहीं डाला, उसी दराज में से कैश को निकाला और इलाज करवा दिया। यानी ये फंड्स के अंदर नजर आएगा और उसी में से ही माइनस होता रहा करेगा, ये अलग से इनकम के अंदर जाता हुआ नजर नहीं आएगा और फिर एक्सपेंस में भी जाता हुआ नजर नहीं आएगा। यही इसका ट्रीटमेंट अब क्या हो सकता है। ओके, अच्छा उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है जी कि ये जो पैसे देने वाला बंदा था, ये पैसे देने वाला बंदा कहता है कि आप जो है ना वो मेरे इस पैसे से, मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स हमारा क्लब है, बैडमिंटन कोर्ट सिर्फ बनाना, एक बिल्डिंग बना लेना इंडोर की, उसमें सिर्फ बैडमिंटन आप लगा सकते हो। या अगर हम हॉस्पिटल हैं तो वो ये कहता है कि जी आप बराए मेहरबानी मेरे इन पैसों से सिर्फ फलां वार्ड बना लो, ठीक है, आप बच्चों का वार्ड बना लो, पीड्स वार्ड आपके हॉस्पिटल में नहीं है, ठीक है जी, बहुत जरूरी है बच्चों का वार्ड इस विसिनिटी के अंदर। बच्चों का मसला हो जाए कोई तो उनको कोई स्पेशलिस्ट नहीं मिलता, उनका कोई वार्ड नहीं मिलता, उनकी कोई नर्सरी नहीं मिलती। तो ये पैसे जो मैं आपको दे रहा हूं, ये स्पेसिफिकली दे रहा हूं टू कंस्ट्रक्ट अ फिक्स्ड एसेट, ठीक है,
लो जी ये काम करने लग गया, इसको लिख लें फिर, आई पेशेंट फंड। ठीक है जी। अच्छा, तो अब फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस की बजाय फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी हो सकता है। अब ये बड़ा ही अजीब है, ठीक है, ये बड़ा ही एक अजीब सा है इसका कॉन्सेप्ट। कोशिश कीजिएगा हजम कर लें, ठीक है जी। एग्जाम्पल बनाते हैं। A non-profit organization received ₹1,000 for construction of a building। ऐसी कोई बिल्डिंग, ठीक है जी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है जी। अब जैसे ये पैसे रिसीव होंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन ने उस पैसे को अपने ऊपर लायबिलिटी समझते हुए अलग रखना है। अब जनरल फंड वाली टोकरी भी नहीं यूज करनी, और ये जो साइड आई पेशेंट फंड वाली टोकरी है इसको भी इस्तेमाल नहीं करना। फिर छोटे को भगाना है जो ऑफिस में रखा हुआ है काम शाम के लिए, तो कहना जाओ दुकान से एक नई टोकरी खरीद के लाओ, और उसके ऊपर फिर आपने लिखना है बिल्डिंग फंड। क्या लिखना है जी? बिल्डिंग फंड, और उसके अंदर इन पैसों को अलग रख देना, ऐसे 1,000 को, ठीक है। अगली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो पहले पूरी एग्जाम्पल बना लेते हैं। ऑन कोई डेट भी बता दें, यही नॉन प्रॉफिट, ये सेम कर लेते हैं ताकि मैं एक्सट्रैक्ट्स के अंदर ना, ठीक है, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है अज्यूम करें, ठीक है, और ताकि मैं एक्सट्रैक्ट्स के अंदर एक ही इनकम एक्सपेंडिचर और एक ही बैलेंस शीट बना लूंगा, ठीक है ना। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन, इसी साल में, चलो 1 जनवरी 19 ही कर लें, ठीक है, ठीक है जी। और ड्यूरिंग द ईयर ₹700 इज स्पेंट ऑन बिल्डिंग, ठीक है जी, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है जी। चलो अब 1 जनवरी 2019 पर जिस दिन ये पैसे रिसीव होंगे उस दिन क्या एंट्री पास करवाओगे इनसे? कैश डेबिट और बिल्डिंग फंड क्रेडिट। क्या जी? बिल्डिंग फंड क्रेडिट अलग करके रख लिए पैसे, ठीक है जी, 1,000 रुपया। अच्छा, अब ये बड़ा ही टेक्निकल आगे मामला है, बस किताबों में ऐसे ही है। आई कैप अभी तक इससे आगे नहीं गया। आई कैप ने सिर्फ एक पर्चे के अंदर एक एडजस्टमेंट में सिर्फ यहां तक काम करवाया है, इससे आगे आई कैप नहीं गया हुआ। इससे आगे अब जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ऊपर मिसाल लिखी हुई है, और क्या मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर 2019 आया, तो हम क्या कह रहे हैं जी कि बिल्डिंग पे 700 रुपए हमने खर्च कर लिए, तो क्या बिल्डिंग डेबिट करूं? हाँ जी, बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर लो। क्रेडिट किसको करूं? बिल्डिंग फंड को क्रेडिट कर दूं? हो नहीं सकता। इनकम क्रेडिट कर दूं? हो नहीं सकता। यानी बिल्डिंग फंड 1000 अपनी जगह पे कायम है और कैश क्रेडिट होकर बिल्डिंग बनती चली जा रही है। अब अजीब बात तो ये है, ठीक है, कि बिल्डिंग बन रही है लेकिन फंड अभी तक 1000 का 1000 स्टैंड कर रहा है। क्या ऐसे ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा। किताबें यहीं तक ही लिखती हैं, इससे अगली बात नहीं करती। इससे अगली बात जो है वो मैं और आप वैसे आपस में डिसाइड कर लेते हैं। दरअसल होगा क्या, आप जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, 1000 रुपया कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में डेबिट होकर कैश 1000 से क्रेडिट हो जाएगा, टोकरी हो जाएगी खाली, तो उस दिन फिर आप बिल्डिंग डेबिट करके कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस को क्रेडिट कर लोगे। ये बिल्डिंग तो बन गई। अब जो बिल्डिंग फंड में 1000 पड़ा होगा, ये अभी तक किताबों के अंदर आई कैप यहां तक गया है, किताबों में यहां तक बात आती है। इससे अगली बात अब मैं और आप वैसे डिसाइड कर रहे हैं आपस में, ठीक है। ये होगा क्या, जब बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग डेबिट CWIP क्रेडिट कर दोगे, अब बिल्डिंग बैलेंस शीट में नजर आने लग जाएगी। अब ये फंड का क्या करें? अब इस फंड को कर देंगे डेबिट, खत्म, और इसको जनरल फंड में फेंक देंगे। इनकम में अब फेंकने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, क्योंकि मिसाल के तौर पे 2 साल के ऊपर ही अगर बिल्डिंग बनी है तो फिर या तो 2 साल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते, बल्कि जब तक बिल्डिंग कंप्लीट ना हो जाए हम इसको लायबिलिटीज के अंदर शो किए रखते हैं, ठीक है। जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है उस दिन इसको लायबिलिटी फंड को डेबिट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और आज समझो इनकम बना लिया, लेकिन फेंक कहां देते हैं? डायरेक्ट जनरल फंड के अंदर, इसको खत्म कर देते हैं। ये सिर्फ कागजी बात है, इसका कोई सवाल या किसी किताब में इसका रेफरेंस तो फिर मुझे नहीं मिलता।
लेकिन उसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट हो रहा था ना, उसके अगेंस्ट को फिक्स एसेट नहीं बन रहा था, तो वो फंड आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म हो गया था। इस मुसीबत मारे ने खत्म नहीं होना, क्योंकि जब इसका कैश क्रेडिट होना है तो उधर से बिल्डिंग डेबिट हो रही होनी है, तो जब वो कैश खत्म होना है तो उधर से बिल्डिंग खड़ी हो जानी है, तो बिल्डिंग डेबिट नजर आ रही है। लेकिन इस तरफ ये फंड अपनी जगह से हिला ही नहीं, आप देख लो वो आई पेशेंट फंड डेबिट हो रहा है और यहाँ पे CWIP डेबिट हो रहा है, ये फंड डेबिट नहीं ना हो रहा। तो जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये फंड स्टैंड कर रहा होगा। अब क्या करें, अब फिर मजबूरी है, इसको खत्म तो करना है, जब ये कंप्लीट हो जाए तब इसको डेबिट करके जनरल फंड में फेंक देना। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, भाई साहब के दिल में भी आ रही है कि 70% अगर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो क्यों ना हम पहले साल में 70% को इनकम में डाल दें। तो भाई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं होती है, नॉर्मली यही करते हैं कि जब तक बिल्डिंग बन ना जाए इसको फंड के अंदर शो करते रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिल में आ रहा था, चलो तजर्बा है ना, आता रहता है ये सवाल बच्चों के दिन में हर दफा। जी जी बेटा, ये दोनों ही तकरीबन, लेकिन ग्रांट में तो फिर हर साल डेबिट करके हम ग्रांट को इनकम में फेंकते थे, यहाँ पे तो वो चक्कर ही कोई नहीं है। ठीक है ना, तो बहरहाल इसके मैं एक्सट्रैक्ट्स आपको बना देता हूं अगर आप कहें तो। मैं तो कहता हूं इधर भी कोई एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा कि ये बगैर एग्जाम्पल के है। ठीक है, तो यहां पे कोई एग्जाम्पल बना लेते हैं जी, छोटी सी तो एग्जाम्पल बनानी है, एंट्री यहां पे कर लेंगे जी। कोई बनाए एग्जाम्पल जी, कोई बनाए एग्जाम्पल। हाँ जी चलें, इसी यही है ऑर्गेनाइजेशन, अब यही है, ठीक है ना। हाँ ये ना कहना, अब ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल ही है ये भी, ओहो उसके आगे लिखा ही नहीं, चलो वही है, रिसीव्ड चलो ठीक है, अब तुम सही कर लो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड अ डोनेशन ऑफ ₹200, बस इतना लिखा हुआ है, या यूं भी लिखा हो सकता है, ठीक है, और बस वो आपको बता दिया बस। ठीक है, अगर कोई इक्विपमेंट आ जाए, फिक्स एसेट आ जाए, ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बनेगी, अब ड्यूरिंग यूं लिख लेता हूं, 200 ड्यूरिंग 2019। ठीक है, तो 2019 के अंदर ही हमने ये एंट्री पास की, कैश डेबिट। फिलहाल फिक्स एसेट नहीं आ रहा तो मैं इसको काट देता हूं, लेकिन ये यहां लिखा जरूर रहे, इतने गुस्से से नहीं काटते, कम गुस्से से काटते, ठीक है, कि पता रहे आपको। ठीक है, तो कैश डेबिट और डोनेशन इनकम क्रेडिट 200 रुपए से। ठीक है जी, ओके, और सही है, मुझे लग रहा है नहीं सही कुछ, अच्छा उन्होंने फिर मौत पै गई जी। चलें, अच्छा जी, अब एक्सट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो आपके जो स्पेसिफिक डोनेशंस है ना, उनमें से कोई भी चीज इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं जाती नजर आ रही। स्पेसिफिक फंड आया तो वो जब आया तो हमने कैश डेबिट डोनेशन इनकम की बजाय स्पेसिफिक फंड को क्रेडिट कर दिया, और जब उसमें से हमने खर्चा किया तो फिर हमने उसी फंड को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया, इसको साइड पे कर दो। अगला आया फिक्स एसेट बनाने के लिए कोई बंदा डोनेशन देगा, ठीक है, तो ऐसे डोनेशन को हमने क्या किया जी, ऐसे डोनेशन को हमने एक बिल्डिंग फंड के अंदर रख दिया। लेकिन इस बिल्डिंग फंड वाले डोनेशन का मसला यह हुआ कि जैसे जैसे इसमें से कैश निकल रहा था दराज में से, उधर एक फिक्स एसेट बन रहा था, तो फंड डेबिट नहीं हो रहा था। चेक कर रहे हो प्लानर, ठीक है, तो फंड डेबिट नहीं हो रहा था। ठीक है, अब जो फंड डेबिट हो नहीं रहा, बिल्डिंग बनती जा रही है, तो अल्टीमेटली बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी किसी वक्त। बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो आप उसको CWIP से निकाल के बिल्डिंग में डाल देंगे। ठीक है, अब उस फंड का क्या करें, मेरी जाती राय ये है, ये मेरी जाती राय है कि उस बिल्डिंग फंड को डेबिट करके खत्म करो और अब उसको जनरल फंड में डाल दो। यूं कह सकते हो कि अब हमने उसको कमा लिया है, अब वो हमारी इनकम बन गई है, यानी वो जो किसी ने डोनेशन दिया था अल्टीमेट डोनेशन इनकम ही थी ना, जनरल फंड में ही आनी थी ना। लेकिन चूंकि कुछ अर्सा बिल्डिंग बनती रही तो हमने उसको अपने ऊपर लायबिलिटी रखा, क्योंकि देखने वाले ने देखना था, आके कहना था कि यार मेरे पैसे कहाँ हैं, बीच में तो नहीं लगा दिया, हमने कहा नहीं अलग पड़े हुए हैं, बिल्डिंग भी बन रही है। ठीक है ना, इस किस्म की कोई साइंस बहरहाल होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो कितना था जी यहाँ पे 200, ठीक है, ये 200 रुपए की एंट्री भी हो गई। ओके, चलें जी, अब अगर मैं इसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको बनाकर दूं तो मैं ज़रा देख लूं कैसे आपकी तस्वीर बेहतर रहेगी। यहां तक ठीक ही रहेगा ना, ठीक है, तो यहां पे नीचे बस एक लाइन लगा लेते हैं, सबको यहीं पे ही प्रेजेंट कर देते हैं जी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जी, इनकम्स में तो सिर्फ 200 रुपए ही इनकम नजर आएगी, ऐसे ही है, जबकि एक्सपेंसेस के अंदर कुछ भी नजर नहीं आने वाला। चलो बहरहाल देख लेंगे। और बैलेंस शीट के अंदर,
भी देख लेते हैं, फंड्स एंड लायबिलिटीज की बजाय सिर्फ फंड्स ही लिख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं ना, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सट्रैक्ट्स हैं और बैलेंस शीट के भी एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है जी। पहली एंट्री, अब एक्सट्रैक्ट्स के अंदर आपको कई बार बताया हुआ है कि हम कैश को प्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, तो कैश डेबिट और डोनेशन इनकम क्रेडिट कितने से जी? 200 रुपए से। ठीक हो गया। अगली चीज आती है आई पेशेंट फंड। पहली एंट्री कैश डेबिट आई पेशेंट फंड क्रेडिट। देखो, एक होता है जनरल फंड, वो अपनी जगह पे आ रहा होता है, ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग जनरल फंड, और उसके बाद स्पेसिफिक फंड्स स्टार्ट होते हैं, ऐसे ही है। तो ये स्पेसिफिक फंड उसके बाद आएगा। अब पहली एंट्री ऊपर नजर आ रही है, कैश डेबिट आई पेशेंट फंड क्रेडिट। तो हमने यहां पर आकर लिखा आई पेशेंट फंड पहले, तो उसकी फिर एंट्री पास करते हैं, ब्रैकेट में करवा देता हूं आपको। ठीक है, आई पेशेंट फंड जी। एंट्री कैश डेबिट आई पेशेंट फंड क्रेडिट, फंड्स में ये क्रेडिट हो गया, नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये रेंट आया, तो ये रेंट पे आपने 200 रुपए का इलाज करवा लिया था, तो आपने उसकी एंट्री पास की डेबिट फंड, डेबिट लायबिलिटी साइड की चीज पड़ी है, डेबिट मतलब कम कर रहे हैं, डेबिट आई पेशेंट फंड 200 से, और क्रेडिट कैश। इनकम में कुछ नहीं जा रहा, एक्सपेंस में कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहां पर ये क्लोजिंग में नजर आएगा 300। जब तक इन मरीजों का इलाज कराने लेते ये नजर आता रहेगा, जैसे इलाज होता जाएगा ये खत्म होता जाएगा। ठीक है, अगली चीज, तीसरी एग्जांपल, कैश आया और बिल्डिंग फंड में हमने फेंक दिया। कहां फेंक दिया जी? बिल्डिंग फंड में। ये लायबिलिटी बन गई हम पे। ठीक है जी, कितना है? 1000। लेकिन इसका मसला ये है कि ये 1000 अपनी जगह पर 1000 ही रहना है, और जो CWIP आना है वो आगे जाकर आपके नॉन करंट एसेट्स में CWIP ऑफ बिल्डिंग नजर आने लग जाना। ऐसे ही है, बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो आपने एंट्री क्या पास करनी है? आपने ईयर एंड पे एंट्री क्या पास करनी है? 700 रुपए। इधर देखो, 700 रुपए से CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट। इधर कोई मूवमेंट ही नहीं आई, तो ये 1000 अपनी जगह पे नजर आए जा रहा है, और उधर बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है। कुछ साइंस समझ आई है? अब जब ये बिल्डिंग पूरी 1000 की बन जाएगी, तो CWIP में से क्रेडिट करके इसको डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग तो नजर आने लग जाएगी, आगे डेप्रिशिएट भी कर लेना, लेकिन ये फंड मुसीबत मारा ऐसे ही पड़ा होगा। तो फिर इस दिन इसको यहां से खत्म कर देना, ताकि ये अलग से नजर ना आए फेस पे, और इसको जनरल फंड में फेंक देना। ये मेरी जाती राय है, मैंने किसी किताब में तो फिलहाल नहीं पढ़ा इसको, कहीं पढ़ लिया तो आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपकी कोई राय इस पे मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे भाई की बनने लगी थी, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक तो आईकैप यहां से आगे नहीं गया, मैंने आपको बताया यहां से आगे नहीं गया, तो इसे एक स्टेप आगे तक आपको वैसे ही बता दिया, किताबों में यहां तक बात लिखी हुई है। ठीक है, ओके, लें जी, ये है डोनेशंस की पूरी कहानी। नहीं बताएंगे फेयर वैल्यू आपको, फेयर वैल्यू हम लगवा लेते हैं ना भाई, प्राइस क्यों नहीं पता होती यार। एक बंदा मुझे आके ये मार्कर डोनेट कर दे, तो बाजार से मार्कर मिलते हैं ना, मैं फेयर वैल्यू लगवा लूंगा, अपने से नहीं लिखता, सवाल में आपको देगा वो फेयर वैल्यू। ठीक है, चलें जी, सवाल शुरू करते हैं। आखिरी सवाल, आखिरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद ये यहीं पे रहे, ताकि मैं एक और खोल लेता हूं फाइल। इसके बाद फिर एक बहुत एरिया अच्छा खासा आईकैप ने इंसर्ट किया हुआ इसमें, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, पिछली अटेम्प्ट में इसने इंसर्ट किया था, थोड़ा सा उसमें से टेस्ट भी किया था। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको फिर IS8 के MCQs आपको पता है कि आज ऑलमोस्ट, बल्कि वो खत्म हो ही गए थे, 2 MCQs उनको सही करवाना है। उसके बाद फिर क्योंकि कैश फ्लो की पेंडेंसीज हैं, मैं उनकी तरफ चलूंगा, तो साथ ही फिर हम NPO के उस आधे पौने घंटे में NPO के स्टैंडर्ड्स को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा करेंगे। उसमें थ्योरी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसको मैं 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन लग जाए तो भी मैं थोड़ा थोड़ा टाइम ही लगाऊंगा, वो थ्योरी पढ़ाऊंगा, और उसके अंदर जो चीजें सवाल में इस्तेमाल हो सकती हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन होपफुली कल जो है वो मैं अगर NPO के ऊपर एक टॉपिक एक लेक्चर और लगा भी गया तो परसों से लाजमी IS33 शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है, वैसे मेरे प्लान के मुताबिक तो NPO का ये आखिरी सवाल है जो मैं अब आपको करवाने लगा हूं, लेकिन इससे आगे भी हो सकता है सवाल कोई और दिल कर पड़े और मैं करवा लूं। ठीक है,
बस शाम वाले बच्चों को अल्लाह हिदायत दे, थोड़ी सी हिम्मत कर ले तो अब घंटा रोज पढ़ने लग जाए ना। होए होए होए, एक्स्ट्रा वाला है। 2 घंटे की क्लास में अकेले पढ़े नहीं, आजकल तो वो 1 घंटा 20-25 मिनट ही पढ़ते हैं, पहले तो उसके ऊपर वाला उन्हें बहुत वजनी लग रहा होता है जी। पास पेपर 14 ओपन करें। ये सवाल मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस से आपने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जरा हट के सवाल था, ठीक है जी। कैश फ्लो से एक ट्रायल, कैश फ्लो का एक सवाल ट्रायल से करने वाला आपको होमवर्क पे दिया था। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो? माशाल्लाह 2-3 बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया पूरी क्लास में। हुआ था। बस फिर मैं नहीं करवाऊंगा इंशाल्लाह। पर देखो पास होने वालों के हाथ देखें आप लोगों ने। आप लोग नहीं करोगे ना एग्जाम जब लीव्स मिलेंगी आपको तब जाके करोगे, तब आपसे होना नहीं है। फिर आप कहोगे हाँ जी हूं लब्बो, उनको बंदा लब्बो जरा 10 दे, ठीक है। तो प्लीज उसको कीजिएगा। फिलहाल तो मैं यहां से आपको पढ़ा दूं ये सवाल। वाहिद सवाल है कैश ये इनकम एक्सपेंडिचर का जिसमें उसने ट्रायल देकर सवाल करवाया है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह से दोबारा टेस्ट हो सकता है, ठीक है। आपके लिए मुश्किल ना होता ये सवाल अगर आप लोग इंट्रो पढ़ के आए होते, क्योंकि इंट्रो पढ़ के आने वाले बच्चों को फाइनल अकाउंट्स का जो सवाल ट्रायल से बनाने को मिला करता था उसमें बहुत सारी चीजें, एडजस्टमेंट्स भी है ना, इसमें एडजस्टमेंट्स तो सीख के आया करते थे, ठीक है। तो इसलिए मेरा आज का लेक्चर एक इस पे लग रहा है, वरना जब तक बच्चे इंट्रो के अंदर फाइनल अकाउंट्स पढ़ के आते होते थे तो ये सवाल जो है वो मैं बच्चों को होमवर्क में दे के सिर्फ एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लिया करता था। उनके लिए ये सवाल को मसला नहीं होता था, ठीक है। तो हम पहले ट्रायल को कुछ बातों को समझने के लिए इस पर टाइम लगाएंगे, फिर मैं एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर दूंगा, इंशाल्लाह सवाल फिर हो जाएगा, मसला नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ चौंगतार इंटरनेशनल हॉस्पिटल एज ऑन 31 दिसंबर 19। और रिक्वायरमेंट है इनकम एक्सपेंडिचर बना दें और बैलेंस शीट बना दें 31 दिसंबर 19 पे। स्प्रिंग 2020 में ये सवाल आया था 18 नंबर का, ठीक है जी। ट्रायल का ना एक खामखा का खौफ होता है आपके दिलों में, तो वो दूर करना होता है, इसलिए मैं ट्रायल के साथ आपके को गपशप लगाता हूं, उसके बाद सवाल होने में कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी? बर्न्स वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी, ये क्या है? सिंपल, कोई वार्ड हमारा बन रहा है और वो इन प्रोग्रेस है, तो ये कहां नजर आएगा? हाँ, बैलेंस शीट बनाओगे ना तो नॉन करंट एसेट्स में नजर आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, अच्छा एक बात बता दो मुझे आप लोग, वैसे आपने ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का सवाल किए तो हैं बेसिक, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ट्रायल में ओपनिंग बैलेंसेस पड़े होते हैं या क्लोजिंग बैलेंसेस पड़े होते हैं? क्लोजिंग होते हैं? नहीं, ओपनिंग होते हैं। ज्यादातर बैलेंसेस क्लोजिंग होते हैं, कुछ एक ओपनिंग भी होते हैं। अब जरा ध्यान से बात सुनना, गेम ऑन हो रही है, ठीक है। ये बात वो है जो आप लोगों ने नहीं तफसील से पढ़ी हुई ना, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ के आए थे एडजस्टमेंट वाले। ज्यादातर चीजें क्लोजिंग है। कौन सी चीजें ओपनिंग होंगी? ओपनिंग स्टॉक सिर्फ आपने देखा था और ओपनिंग कैपिटल देखा था, लेकिन मैं इससे आगे अब आपका नॉलेज बढ़ाने लगा हूं। असल उसूली बात पता है क्या है? वो सारे अकाउंट्स जिनमें पूरा साल एंट्रीज होती रहती हैं, हो ही नहीं सकता कि उनका बैलेंस ओपनिंग पड़ा हो। मिसाल के तौर पे आपको ट्रायल के अंदर कैश ओपनिंग पड़ा है तो मैं कहूंगा निकल जाओ क्लास से, तमीज नहीं है, ये कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? बात समझ रहे हो? क्यों? कैश का अकाउंट लेजर में कैसे ओपनिंग हो सकता है? क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल ओपनिंग बना होगा, और कैश की बेतहाशा एडजस्टमेंट सारा साल होती है। कैश डेबिट क्रेडिट, मुमकिन ही नहीं है कि कैश का बैलेंस क्लोजिंग पड़ा हो। कोई उठे यहां से और कहे डेटर का बैलेंस ओपनिंग पड़ा हो, सॉरी, कोई उठे यहां से और कहे डेटर का बैलेंस ओपनिंग पड़ा है, मैं कहूंगा निकलो मत, लेकिन खड़े जरूर हो जाओ क्लास में। तुम्हें इतनी भी सोच समझ नहीं आई कि डेटर का लेजर भी क्या ओपनिंग पड़ा हो सकता है? डेटर का लेजर भी ऐसा लेजर है जिसमें सारा साल एंट्रीज पड़ती रहती हैं जब जब सेल होती है, ठीक है। और सही है ना? तो ऐसे सारे अकाउंट्स जिनमें सारा साल एंट्रीज होती रहती हैं वो तो सारे के सारे क्लोजिंग होते हैं। गलत क्लोजिंग हो सकते हैं अनएडजस्टेड। एडजस्टमेंट एक्टिफिकेशन में सिखाई थी, फिक्स एसेट का क्लोजिंग पड़ा है, वो जी गलती होगी, कोई नहीं, अनएडजस्टेड कहो, एडजस्टमेंट करो, सही कर लो। वो जी कैश का एक एंट्री नहीं हुई, कैश का बैलेंस गलत हो गया, कोई बात नहीं, अनएडजस्टेड कहो और एडजस्ट कर लो। बात समझ रहे हो ना? तो अनएडजस्टेड हो सकते हैं लेकिन ओपनिंग नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ एक अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पूरा साल एंट्रीज होती ही नहीं है। मिसाल के तौर पे बताओ, फिक्स एसेट में नहीं सारा साल हो सकती है एंट्रीज, कोई एडिशन डिस्पोजल हो जाए, इनके बारे में सवाल बताया करता है। फिक्स एसेट के बारे में सवाल बताता है कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, इससे परेशान ना हो। मैं वो फॉर श्योर अकाउंट्स आपसे पूछ रहा हूं जो सारा साल जिनमें एंट्री नहीं होती नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेशन का अकाउंट सारा साल कोई उसमें एंट्री नहीं होती, साल का एंड होता है, हम यार वो हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, उनका काम है। भेज दिया मोबाइल सर ने। हाँ भाई, इधर आवाज सही आ रही है? नहीं, इधर आवाज सही आ रही है, अच्छा चलो।
सारा साल कोई एंट्री नहीं किया हमने, ठीक है, डेप्रिसिएशन की सारा साल कोई एंट्री नहीं करते, एडिशन हुआ, डिस्पोजल हुआ, सब कुछ लिखते रहे, साल के एंड पे बैठ के कैलकुलेशन करते होते हैं डेप्रिसिएशन की, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, और एक फिगर निकाल के एक एंट्री पास करते हैं। वो जब एक एंट्री पास करते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही एक और अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों, हाँ रिटेन्ड अर्निंग्स की तरफ मैं जाता हूं उसकी तरफ में जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये बिल्कुल ये भी एक ऐसा अकाउंट है जिसमें पूरा साल कोई एंट्री प्रोविजन के अकाउंट में नहीं होती, बैड रिटर्न ऑफ के अंदर होती रहेगी। बैड रिटर्न ऑफ के अंदर हर महीने एंट्री होगी, हर दूसरे दिन हो सकती है, हर पांचवें दिन हो सकती है। लेकिन प्रोविजन के अकाउंट का तरीका ही क्या सिखाया था, क्लोजिंग डेटर्स पे रेट ऑफ प्रोविजन लगाएंगे। तो डेटर क्लोजिंग कब बनेंगे, साल के आखिरी दिन, उन पे रेट लगाएंगे प्रोविजन का, और जो आंसर आएगा उसको क्लोजिंग बनाएंगे प्रोविजन का, और फिर बैलेंसिंग एक्सपेंस लेकर जाएंगे, वो भी ट्रांसफर कर देते हैं साल के एंड पे। मतलब कहने का ये है कि कुछ एक अकाउंट, तो भाई थोड़ी सी बात जो मैंने आपको सिखाई कि असल में ना ये होते हैं प्री क्लोजिंग ट्रायल्स होते हैं, क्लोजिंग से कुछ पहले भी चीजें पड़ी हुई होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। बहरहाल प्री क्लोजिंग ट्रायल का नाम मैं नहीं लिखता, मैं बस नॉर्मल सी बात आपको ये कर रहा हूं कि ज्यादातर चीजें, ज्यादातर इसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर ज्यादातर क्लोजिंग बैलेंसेस पड़े होते हैं, ठीक है। ठीक है, वो कौन से होते हैं जी क्लोजिंग बैलेंसेस, जिनमें सारा साल एंट्रीज होती रहती हैं। मसलन डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, सेल्स एटसेट्रा, ठीक है ना। ओके, कुछ एक ओपनिंग बैलेंसेस भी पड़े होते हैं, कुछ एक ओपनिंग बैलेंसेस भी पड़े होते हैं। इनके लिए मसलन आपका रिटेन्ड अर्निंग्स भी ओपनिंग पड़ा होता है। क्यों ओपनिंग पड़ा होता है, क्योंकि आपको ट्रायल के अंदर इनकम्स एक्सपेंसेस नजर आते हैं। जिस ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस नजर आते हैं उसमें अभी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना होता, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना होता तो अभी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ होता, प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ था तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड नहीं हुआ होता, तो वो क्लोजिंग नहीं बना होता, ठीक है। आप कहो जी नहीं हमें आप इनकम एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं, तो मैं कह सकता हूं जी ओपनिंग जनरल फंड ऐसे ट्रायल के अंदर जिसके अंदर बात और तरफ निकल रही है, बहरहाल छोड़ो, ऐसा ट्रायल जिसके अंदर इनकम्स पड़ी हैं, एक्सपेंसेस पड़े हैं, पड़ी है ना इनकम एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब आप इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो छोड़ें, प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ें, इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें। जिस ट्रायल के अंदर इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, क्या यहां इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन चुका होगा? अगर बन चुका होता तो सरप्लस या डेफिसिट गिवन होता है ना। तो इसका मतलब इस सवाल के अंदर जो ट्रायल जिस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल गिवन है, इनका भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना। अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना तो फिर सरप्लस या डेफिसिट भी अभी नहीं जो है वो कैलकुलेट हुआ। अगर सरप्लस या डेफिसिट भी अभी नहीं कैलकुलेट हुआ तो फिर मुझे बताओ किधर गया जनरल फंड, कहां लिखा हुआ है? ये जो जनरल फंड है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग? सवाल में लिखा नहीं हुआ था, बोले जी कैसे श्योर हैं आप? ये बात अब आप अपने पास यहां पे लिख लेंगे छोटी छोटी करके। आप जल्दी से लिखें कि ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब अभी इनकम एक्सपेंडिचर पूरा ना लिखना, इनकम एक्सपेंडिचर ऐसे लिखना, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, जल्दी से लिखो। ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना। ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं ना, ये देखो डोनेशंस मिले हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, फीस फ्रॉम पेशेंट इनकम होती है, मैं पढ़ाता हूँ सारी चीजें, जनरल डोनेशन इनकम होती है, ठीक है। उसके बाद ये देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस पड़े हैं और फिर एसेट्स लायबिलिटीज पड़े हैं, ये रेंट एक्सपेंस पड़ा हुआ है, तो ये सैलरीज पड़ी हुई हैं, तो एक्सपेंसेस इनकम नजर आ रहे हैं ट्रायल में, ठीक है ना। तो क्या लिखा हमने, ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना और सरप्लस स्लैश डेफिसिट कैलकुलेट नहीं हुआ जो जनरल फंड के ओपनिंग में ऐड हो, और सरप्लस स्लैश डेफिसिट अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, कैलकुलेट नहीं हुआ और ओपनिंग जनरल फंड में जाकर ऐड नहीं हुआ, और ओपनिंग जनरल फंड में जाकर ऐड नहीं हुआ कि वो क्लोजिंग बन जाए, कि वो क्लोजिंग बन जाए। पता नहीं मैंने क्या लिखवा दिया, मैं दोबारा बोलता हूं, कोशिश करता हूं वही बात बोल लूं। सुने, मैंने जनरल फंड के साथ आगे ब्रैकेट में लिखा ओपनिंग, अब उन्होंने नहीं बताया था ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो फिर ये ओपनिंग के साथ एक स्टार लगाया और आपने कहीं टॉप पे बॉटम पे सज्जे खब्बे कहीं जगह देखकर ये रूल लिखा कि ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं,
इसका मतलब अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना, तो सरप्लस से डेफिसिट भी कैलकुलेट नहीं हुआ कि वो ओपनिंग जनरल फंड में ऐड हो जाता, ऐड या लेस हो जाता और वो क्लोजिंग बन जाता। इस वजह से मैंने कहा कि जो जनरल फंड क्या पड़ा हुआ है जी, ओपनिंग। ठीक है जी। अच्छा चलें, अब ये तो बात अहम थी जो जी बेटे बोले। जी 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 पहले ही बनता है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। अब वैसा सवाल, अब जाहिर सी बात है, मैं ये अब FAR 2 के अंदर जाके आप एक सवाल भी करेंगे, वैसे इंट्रो के अंदर भी वो मैं करवाया करता था बच्चों को जब इंट्रो में फाइनल अकाउंट्स होते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता है और उसको कैलकुलेट करके कैपिटल में ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल दे देता होता है, बाकी एसेट्स लायबिलिटीज पड़े होते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट नहीं बनवाता आपसे, सिर्फ बैलेंस शीट बनवा लेता है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर कोई गलती हो तो फिर आप प्रॉफिट में हिट करते हैं, जैसा नलतर वाले सवाल के अंदर भी किया था हमने। ठीक है ना, बहरहाल वहां तो बैलेंस शीट भी बनी हुई थी। तो वैसे तो हमेशा पहले ही बनता है ट्रायल, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि वो इनकम्स एक्सपेंसेस को नेट करके आपको प्रॉफिट की फिगर यहां दे दें, तो बिल्कुल मुमकिन है प्रॉफिट ने रिटेन अर्निंग्स में या कैपिटल में जाके जो क्रेडिट होना होता है वो करके आपको सिर्फ बैलेंस शीट आइटम दे दें। ऐसे ट्रायल में फिर इनकम स्टेटमेंट का कोई आइटम नजर ही नहीं आएगा। जिस ट्रायल के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो जिस ट्रायल के अंदर आपके इनकम एक्सपेंसेस नजर ना आ रहे हो, ठीक है, वहां पे फिर आपका रिटेन्ड अर्निंग्स या कैपिटल जो भी है वो क्लोजिंग होगा। ऐसे ही यहां पे आपको इनकम एक्सपेंस का एक लफ्ज नजर नहीं आएगा। जिस ट्रायल में इनकम एक्सपेंस नजर नहीं आएगा उसमें पड़ा हुआ जनरल फंड फिर क्लोजिंग होगा, क्योंकि उन्होंने फिर इनकम एक्सपेंडिचर बना लिया होगा और उससे नेट में सरप्लस डेफिसिट जो आया होगा वो निकाल लिया होगा और उसको जनरल फंड में ऐड या लेस कर लिया होगा, तो फिर वो, तो ऐसे ट्रायल के अंदर फिर आपको इनकम एक्सपेंस नजर ही नहीं आएंगे। ठीक है जी, बोले डन, ओके जी। अच्छा जी, चलें आप जरा वन बाय वन पढ़ रहे थे, अच्छा भला पता नहीं कहां निकल गए हम जी। बर्न वार्ड कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस कहां नजर आएगा? नॉन करंट एसेट्स में। कैफेटेरिया सेल्स ये एक इनकम है, लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी पता लग गया कि हो रही है। फिर जी कैश एंड बैंक बैलेंसेस, बोलो बोलो बोलो, आपने बोलना है। क्या हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंस का नहीं पता कहां आता है? तो बोलो ना, फूटो ना, क्यों नहीं फूटते हो, क्या मसला है जी? क्या करंट, अच्छा सर ऐसे ना बोला, सर तमीज होनी चाहिए बोलने की जी। अच्छा भाई तमीज से बोलना जी, फरमा दें करंट एसेट्स में आता है या नॉन करंट एसेट्स में आता है जी? बड़ी मेहरबानी। डोनेशंस फॉर बर्न्स वार्ड इनकम, इधर देखो, ये तो कोई इधर वाला मामला चल रहा है। चलो ठीक है, हाँ स्पेसिफिक है जी, ठीक है जी, मैं मान लेता हूं। अच्छा तो ये डोनेशन आया होगा कितना जी? 75.1 आया हुआ है, देखो जरा, यही है इसके सामने, लाइनें नहीं आई कि आपने भी जुल्म किया, ऐसी भी कर देता जी। 75 पॉइंट, अगली बार बंदा ये लाइनें लगा दे, मैं यहां पे लिख ऐसे कर देता हूं ताकि अगली बार ये लाइनें लगा दूं थोड़ा सा। ओह ऐसी लाइनें तो नहीं लगानी जी सर, ऐसी लाइनें नहीं लगानी प्लीज, ठीक है जी। अच्छा जी, पेपर के अंदर क्या लाइनें लगाओगे बैठ के? पेपर के अंदर एक स्केल लेके जाना साथ, अगर वैसा सवाल आ जाए तो जस्ट स्केल रख लेना, ठीक है, और बहुत बचत हो जाएगी वक्त की, ठीक है ना। चले अच्छा जी, तो कितना आप जरा पढ़ के बताएं, कितना डोनेशन रिसीव हुआ है और कितना बन गया है बर्न वार्ड? तो इसका मतलब आप डोनेशन को जो है वो जनरल, उसमें स्पेसिफिक फंड, एक बिल्डिंग फंड जिसका नाम होगा वो वार्ड वाला फंड, उसके साथ फंड्स में रख दोगे, ऐसे ही है ना, और बोलो, और वो अपनी जगह कायम दायम रहेगा, और दूसरी तरफ हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा वार्ड, ठीक है ना, उसको नहीं छेड़ना फिर आपने, ओके, वो अपनी जगह पे कंस्ट्रक्ट होता रहेगा और फंड अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, ठीक है, सही है। चलो ये अब इस सफे का तो मैंने कर ही दिया तकरीबन। ले भाई नेक्स्ट, स्पेसिफिक डोनेशन आपने कहा जी, स्पेसिफिक डोनेशन है। नेक्स्ट क्या है जी? हाँ जी नेक्स्ट है, ये जगह भी लिखना भी तो था यहाँ पे सर, आपने यहाँ पे लिखना भी तो था, आपने क्या कर दिया सर जी। नेक्स्ट क्या है बोले? एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर, एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे, पहले भी गिर गया था, छोड़ो, वॉक ऑन डायबिटीज डे, ये क्या अजीब सी बात लिख दी इन्होंने, ये कोई इवेंट लग रहा है आपको? क्या मतलब डायबिटीज डे के ऊपर एक वॉक करवाई है और जो लोग, जिन लोगों ने शिरकत की है उनको उन्होंने गिफ्ट शिफ्ट दिए हैं। अच्छा, आगाही वॉक, आगाही वॉक, आगाही के लिए वॉक करवाई, और जिन लोगों ने, शुरका ने शिरकत की, जिन मरीजों ने डायबिटीज के आकर, या दूसरे लोगों ने, उनको गिफ्ट हैम्पर्स दिए गए, ठीक है जी। अब ये एक्सपेंस है, कहीं ना कहीं से तो पैसे आए भी होने हैं, ठीक है, तो आगे जाकर देखेंगे ना, ऐसे चलो छाती मार आते हैं। स्पॉन्सरशिप फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे, वॉक ऑन डायबिटीज डे को कुछ लोगों ने स्पॉन्सर किया, तो स्पॉन्सर से पैसे आए हैं और फिर हमने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। अच्छा वैसे बाय द वे स्पॉन्सर से कितने पैसे आ रहे हैं जरा ये तो देख लें। अच्छा 2.2 रिसीव किया आपने, और उधर गिफ्ट कितने दे दिए हैं? खर्चा ज्यादा हो गया, ठीक है ना, नेट में एक्सपेंस में लिखना पड़ेगा। चलो बारी तो आए, आसान है ना सवाल, सिर्फ ट्रायल की समझ आ जाए और तो कुछ नहीं है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी,
ये एक एक्सपेंस है, ठीक है जी, ये क्या है, एक एक्सपेंस है, लेकिन आप रिलेटेड इनकम से नेट करोगे। फिर फी फ्रॉम पेशेंट्स, अच्छा ये लग तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही रही है, ठीक है, नीचे जाकर बता देगा, जाहिर सी बात है, अगर कोई अस्पताल हो जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता हो तो अमीर लोग आकर भी वहां से मुफ्त इलाज नहीं कराते, बल्कि उन्हें बता दिया जाता है भाई ये सदके और ज़कात का पैसा है, अगर आप पे लगता है तो करवा लो। तो फिर थोड़ा सा कोई गैरत रखने वाला बंदा होगा तो वो तो ये कहेगा यार मैं तो सदका या ज़कात देने वाला हूं, मुझे थोड़ी लेना चाहिए कि मुखैर हज़रात होंगे। तो जो लोग पैसे दे सकते हैं ऐसे अस्पताल में जाएं, वो पैसे देकर इलाज करवाते हैं। तो ऐसे मरीजों से जो पैसे आते हैं, जाहिर है बात है वो उनकी इनकम है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अस्पताल है उसकी इनकम है। तो फी फ्रॉम पेशेंट्स अगर आ रही है तो ये फी इनकी इनकम है। बाकी बच्चे ये डिबेट भी कर सकते हैं, हो सकता है सर 5 रुपए की पर्ची हो, ये उसकी बात हो रही हो, बिल्कुल हो सकता है जी, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा फिर क्या है जी, जनरल डोनेशन, इसको क्या करोगे, ये तो सीधा इनकम में फेंक दोगे। अच्छा एक और बात मजे की, ट्रायल के अंदर जो चीजें पहुंची होती हैं ना, डबल एंट्री होने के बाद पहुंची होती हैं, ठीक है ना, हाँ ये क्लोजिंग्स आ रहे हैं, क्लोजिंग्स। अच्छा इन्वेंट्री ऑफ कैफेटेरिया, इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन, इन्वेंट्री ऑफ हॉस्पिटल सप्लाईज, अब ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, ये अगली मुसीबत पड़ गई। नहीं मुझे लगता है कि मैंने ना आपको 2 तरह के ट्रायल सिखाए हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको ना इन्वेंट्री के टॉपिक में 2 तरह के ट्रायल सिखाए हुए हैं। ऐसी पता नहीं क्यों मेरे दिल में आ रही है कि जाके देख लूं एक नजर, वैसे हो सकता है ना भी मिले मुझे, लेकिन ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, क्या ख्याल है। वो लेक्चर नोट्स में होगा, है ना, वो लेक्चर नोट्स में होगा, यही कहीं एक्रूवल्स की रिवीजन की थी हमने, अब ये तो ओपन होने से ही जवाब देगा। इतना काम कर दिया आप लोगों ने सेशन में मुझ पे कि अब मुझे माफ कर दें, कुछ ऐसी बात है ये, लेकिन हमने नहीं माफ करना इसको, ठीक है ना। बता सकता है कोई बच्चा एक्रूवल कहाँ पे था, I-23 IS-40 इन्वेंट्री कहाँ पे था, नहीं ना बताएं, मुझे पता लग गया है जी। ये कोई 2 तरह के ट्रायल बनाए थे कहीं पे मैंने, अब मुझे याद नहीं आ रहा, ये क्या, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसा ट्रायल जिसमें परचेजेस नजर आएंगी, उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक हमेशा ओपनिंग होगा और क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन में दी जाएगी, ठीक है। दूसरा ट्रायल कहां है, दूसरी किस्म का ट्रायल वो ये, और ऐसा ट्रायल जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आएंगी, ऐसे ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक हमेशा क्लोजिंग होगा, अदर इंफॉर्मेशन में फिर क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो याद माजी अजाब नहीं है, ठीक है। ऐसा ट्रायल जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल नजर आएगी, उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक कौन सा होगा जी, क्लोजिंग। ऐसा ट्रायल लिखना चाहो तो लिख लो, कोई मसला नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक है। वैसे तो आपको यहां पे मैंने लिखवाया हुआ है, ये बने हुए, ये आपकी क्लास में बने हुए ये ट्रायल्स हैं, आपकी अपनी क्लास की, जाती क्लास की ये बने हुए ट्रायल्स हैं जी। तो ऐसा ट्रायल जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल नजर आए, उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक जो है वो क्लोजिंग होता है, ठीक है। और ये ऐसा ट्रायल जिसमें परचेजेस नजर आएंगी, उसमें नजर आने वाला स्टॉक हमेशा ओपनिंग होगा और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा, ठीक है। कौन से टॉपिक पे है, एनपीओ पे है जी। अब पता नहीं इन्वेंट्रीज आ रही हैं 3 किस्म की। अच्छा कैफेटेरिया की इन्वेंट्री भी है, मेडिसिन जो अस्पताल में इस्तेमाल होती हैं उसकी भी इन्वेंट्री पड़ी है, पता नहीं अब मेडिसिन बेचते हैं या सिर्फ मरीजों के इलाज के लिए, तो सवाल पढ़ के पता लगेगा, ठीक है। और हॉस्पिटल सप्लाईज, ये क्या होती हैं जी, तो सिर्फ मेडिसिन तो नहीं ना होती, कोई पट्टी पुट्टी होगी, कोई टेप होगी, कोई और कुछ, सिर्फ मेडिसिन तो नहीं होती ना, और भी सप्लाईज होती हैं, कोई जो है वो कैंचियां सी होती हैं अजीब सी, उनके यूटेंसिल्स होते हैं, कोई क्या चीज, वो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल सप्लाईज, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉलेज वालों के पास ये सप्लाईज है, जैसे स्टेशनरी होती है किसी दफ्तर के अंदर, ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर उनकी भी कुछ सप्लाईज होंगी, उनकी जरूरत की चीजें होंगी, ठीक है। तो 3 तरह का स्टॉक आ रहा है। चलें ये ओपनिंग या क्लोजिंग अभी डिसाइड कर लेते हैं। इन्वेंट्री, मेडिकल इक्विपमेंट, फरमा दे नॉन करंट एसेट ही होता है मेडिकल इक्विपमेंट। मिसलेनियस एक्सपेंस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं तो वैसे ही एक्सपेंस है, ठीक है जी। उसके बाद एक्सपेंसेस में नजर आएगा, फिर अदर फिक्स्ड एसेट, जाहिर है नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही नजर आएंगे। लेकिन जो मजे की बात है ना वो ये है, अगर आप गौर फरमाएं तो पहला नॉन करंट एसेट यही आया ना, मेडिकल इक्विपमेंट, ऐसे ही है। ऊपर कौन सा है, अच्छा वो तो इन प्रोग्रेस है ना, पीपीई में बात कर रहा हूं। अगर आप गौर फरमाएं तो ये डेबिट साइड पे 185.4 लिखा हुआ है और इसी के सामने क्रेडिट साइड पे 64.2 लिखा हुआ है, क्या मतलब, हाँ जी फनकारी लगाई उसने, ठीक है। इक्विपमेंट डेबिट पे कॉस्ट पड़ी है और क्रेडिट पे कॉन्ट्रा कॉस्ट यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई थी। तो फिर ये CWIP के साथ क्यों नहीं आया, हाँ जी वो डेप्रिशिएट होता नहीं है इसलिए, ठीक है। साथ ही अदर फिक्स एसेट आपके सामने आए तो आपको वहां पे भी नजर आ रहा है कि ये कॉस्ट है और ये एक्यूमुलेटेड, तो पर्चे के अंदर कोई एडजस्टमेंट इनमें ना भी हो ना, तो दोनों को आपस में नेट करके जरूर लिखना था आपने बैलेंस शीट के फेस पे नॉन करंट एसेट्स को, ठीक है ना।
आगे जी पेबल्स हैं सिंपल, हाँ जी लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। फिर ओ परचेजेस परचेजेस परचेजेस, तो फिर ये स्टॉक जो है ये ओपनिंग 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 है। ओके ठीक है ना, उसूल के साथ चलेंगे ना, उसूल के साथ चलेंगे। ठीक है, जिस ट्रायल में इनकम्स एक्सपेंसेस नजर आएंगे उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक हमेशा जिस ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस नजर आएंगे उस ट्रायल में नजर आने वाला, अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उस ट्रायल में नजर आने वाला कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग होगा। और अगर इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल करें तो जिस ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस नजर आएंगे उस ट्रायल में नजर आने वाला जनरल फंड हमेशा ओपनिंग होगा। एक ये पढ़ाया। दूसरा असूल क्या पढ़ाया कि जिस ट्रायल के अंदर परचेजेस सॉरी इनकम जिस ट्रायल के अंदर परचेजेस नजर आएंगी उस ट्रायल में नजर आने स्टॉक हमेशा ओपनिंग होगा, और जिस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल नजर आएंगी क्लोजिंग होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो परचेजेस हो गई जी। उसके बाद रिसीवेबल्स हैं, करंट एसेट्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, फिर रेंट है, एक्सपेंस है। स्पॉन्सरशिप फॉर डायबिटीज डे, ये वो एक्सपेंस है जो नेट करना है ऊपर वॉक ऑन डायबिटीज डे वाले। ठीक है, एक्सपेंस के साथ ये सॉरी ये इनकम है। हाँ इनकम तो लिख लेना, फिर नेट कर लेंगे इंशाल्लाह। सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस। स्टाफ और डॉक्टर्स की सैलरीज ये कहां जाएंगी, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगी। और स्टाफ एडमिन स्टाफ की सैलरीज भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगी, अनलेस के सवाल कुछ कह दे, जैसे कुछ कैंटीन की भी है, कैंटीन ही खोली हुई थी ना, अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी की भी। डॉक्टर और नर्सें तो नहीं ना जानी, ये डॉक्टर और नर्सों ने तो नहीं ना काम करना उधर कैफेटेरिया में, कैंटीन में, लेकिन एडमिन स्टाफ में कोई बंदा हो सकता है उन्होंने उधर सैलरीज जरी डाली हुई हो तो सवाल बता देगा। यूटिलिटीज है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करंट एसेट्स में, और यूटिलिटीज ये एक्सपेंस है। ठीक है, आगे पॉइंट 1 के अंदर वो कहता है, अच्छा मेरी सजेशन, इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट तो मैंने बना दिया था क्लास के स्टार्ट में। ठीक है ना, अब मेरी सजेशन ये है कि आप इन्वेंट्री के आज भी लेजर्स ही बनाएं। ठीक है, आपके कितने लेजर्स बन जाएंगे इन्वेंट्री के, 3 इन्वेंट्रीज के लेजर बनेंगे। 3 ऐसे ना बनाइएगा लेजर, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हाँ 3 लेजर्स बनेंगे जी, 3। आज गुस्से में जी, कौन कौन सी इन्वेंट्री है आपके पास? इन्वेंट्री ऑफ कैफेटेरिया, इन्वेंट्री ऑफ मेडिसन, और इन्वेंट्री ऑफ हॉस्पिटल सप्लाईज। ठीक है जी। अब ट्रायल के अंदर क्या गिवन था, ओपनिंग्स गिवन थे, ये ट्रायल में ओपनिंग्स गिवन थे, ये तीनों ओपनिंग 4.7, 19.4 और 8.5, ये जरा लिखवा दो मुझे तरतीब बार जरा देख के कौन कौन सी चीज कहां कहां जानी है। कैफेटेरिया का ओपनिंग सवाल देख के बताओ जरा ध्यान से जी, 4.7। फिर मेडिसन का ओपनिंग 19.4, फिर इन्वेंट्री ऑफ हॉस्पिटल सप्लाईज 8.5। ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात पहले पढ़ा दूं, फिर अगली बात डिसाइड करते हैं। मेडिसिन्स आर ओनली यूज्ड टू ट्रीट द एडमिटेड पेशेंट्स एंड आर नॉट सोल्ड सेपरेट। क्या मतलब, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी सिर्फ कैंटीन वाली कर रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी सिर्फ कैंटीन वाली कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ी वाज़ेह तौर पे बात लिख रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स सिर्फ कैफेटेरिया यानी कैंटीन के लेजर में से निकलेगी, क्योंकि सेल्स का काम ही उधर हो रहा है। बाकी दोनों में क्या निकलेगा, बाकी कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, इन्होंने मेडिकल स्टोर नहीं लगाना, हमने कंजम्पशन की फिगर निकालनी है। और क्या चीज, क्या बात करके सर आप, ये सप्लाईज याद है? सप्लाईज पहले ऑफिस सप्लाईज आती थी, याद है? ऑफिस सप्लाईज मैंने क्या कहा था, लाइक स्टेशनरी, लाइक एनी अदर एक्सपेंस, ओपनिंग आएगा, क्लोजिंग आएगा, परचेजेज आएंगी, बोलो परचेजेज आएंगी, और यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, इधर देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आना, बल्कि यहां पे हम लिखेंगे हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड। क्या लिखेंगे जी, सप्लाईज, हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड एक्सपेंस। बात समझे हो, कुछ समझ आ रही है? ऐसे एक्सपेंस का लेजर बनता था ना, स्टेशनरी का लेजर, स्टेशनरी का लेजर जी। ओपनिंग में 10 रुपए पड़े थे, हम 10 रुपए की स्टेशनरी पड़ी थी, हमने 100 रुपए की स्टेशनरी खरीद ली, वो जी हम गए हैं तो 15 रुपए की अभी भी पड़ी हुई है, तो फिर स्टेशनरी एक्सपेंस कितना है जी, बोले 90।
ये सैलरी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाया करता था और ये क्लोजिंग एसेट। बिल्कुल वैसे ही है। यहां पे क्या होना है, यहां पे हम क्या कह रहे हैं, यहां पे हम कह रहे हैं जी ओपनिंग में इन्वेंट्री हॉस्पिटल सप्लाईज की पड़ी थी इतनी, क्लोजिंग में पड़ी है मिसाल के तौर पे इतनी, अभी नीचे बताएगा, इतनी हमने परचेज की, तो फिर बैलेंस फिगर क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, एक्सपेंस आउट। कितनी हॉस्पिटल, कितनी पट्टियां, कितने रुई के वो जो वो गोले गोले से होते हैं, कितनी ये चीजें कंज्यूम हो गई। ओपनिंग खरीदे कितने, ओपनिंग कितना खरीदा, कितना अभी पड़ा, तो बाकी क्या है, खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया, तो एक्सपेंस है। ठीक है, तो हॉस्पिटल सप्लाईज में HS लिख दूं जरा शॉर्ट, हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड आएगा यहां पर। ठीक है, हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड। ऐसे ही यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा ना। भाई वो कह रहा है कि हम मेडिसिन बेचते नहीं हैं, हम मेडिसिन सिर्फ अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, तो फिर यहां पे क्या आएगा, मेडिसिन कंज्यूम्ड। ठीक है, मेडिसिन कंज्यूम्ड। ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, यहां पर परचेजेस, वो परचेजेस कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। हमें से क्या, उसने तो हमें परचेजेस का ही आज फिगर दे दिया हुआ है, टेंशन ही कोई नहीं है हमें। क्रेडिटर का लेजर थोड़ी बनाएंगे हम, ट्रायल के अंदर ज्यादातर चीजें क्लोजिंग पड़ी हैं भाई। जो क्लोजिंग पड़ी है उनको उठाओगे और उठाकर बैलेंस शीट के फेस पे मारोगे। डेटर्स नजर आए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो चुप करके उन डेटर्स को उठाओगे और करंट एसेट्स में लिखोगे। क्रेडिटर्स नजर आए ट्रायल में, आए नजर, ट्रायल में मुझे नजर आए थे, तुम्हें नजर नहीं आए, ये देखो यहां कहीं मुझे नजर आए थे। पेबल्स, चलो क्रेडिट पेबल्स कह लो, ठीक है, तो ये पेबल्स नजर आए आपको। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो पेबल्स उठाओगे और करंट लायबिलिटीज के फेस पे जाके फेंक दोगे। ठीक है ना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नजर आया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उठाओगे नॉन करंट एसेट्स में फेंक दोगे। ठीक है ना। तो क्लोजिंग पड़ी है ट्रायल में, तो सारे बैलेंसेस क्या होते हैं, ज्यादातर बैलेंसेस क्या होते हैं, क्लोजिंग। ठीक है ना। तो क्लोजिंग में अगर गलती है अनएडजस्टेड को एडजस्ट करने के लिए तो ओपन करेंगे, वरना चुप करके उठा के फेंक देंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल में यही 3 ट्रायल ही बनने हैं, लेजर बनने हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नीड बेसिस पे कोई और बनाना हुआ तो बना लेंगे। ठीक है, अब क्लोजिंग गिवन है, परचेज भी गिवन है। चलो अब मैंने क्या कुछ उठा लिया जी, इधर देखा, टिक भी करते जाए ना, ऐसे बातों बातों के अंदर ये कितना काम हो गया। देखो रेड वाला टिक करते हैं, 4.7, 19.4 और 8.5 ये हो गया। ठीक है जी। उसके बाद ये तीनों भी उठा लो अब। ठीक है, परचेज ऑफ कैफे, परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ हॉस्पिटल सप्लाई। अब क्योंकि वहां जाके मुझे नजर नहीं आना, इसलिए ये आप जरा बुक से देख के मुझे लिखवाओगे अलग अलग जी। कैफेटेरिया की परचेजेस कितनी है, 16.4। इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन 16. अच्छा 60.5 और 18.7। ठीक है जी। लो 3 और चीजें टिक हो गई। अब मैं तो कहता हूं 0.1 को भी पड़का दें साथ ही। ठीक है ना। वैसे तो उसूली तौर पे होता है कि आप एडजस्टमेंट सारी पढ़ते जाते हैं और ट्रायल से वो फिगर उठाते रहते हैं और फिर एंड पे ट्रायल पोस्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो उसूली तौर पे ऐसे चलना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा रहा था ट्रायल पहली बार आपको, तो फिर मैं जरा साथ साथ वो फिगर्स भी करता गया। अभी आगे बस ये चलो ये खत्म कर लेना, ये जो करने वाला काम है ये कर लेना, उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, ट्रायल से फिगर उठाते जाएंगे। ठीक है। और एंड पे जो चीजें ट्रायल टिक होने से रह जाएंगी वो चीजें होंगी जो एज इट इज उठनी है और उठ के बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर के फेस पे चली जाएंगी। ठीक है। चलो तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्योंकि ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक गिवन और परचेज गिवन था ना। अदर इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज वाज 25.8 एंड 13.8 रिस्पेक्टिवली। आगे ना पढ़े जी। कैफेटेरिया नहीं, मेडिसिन और हॉस्पिटल सप्लाईज का बता रहा है। 25.8 मेडिसिन है और 13.8 हॉस्पिटल सप्लाईज। 25.8 मेडिसिन और 13.8 हॉस्पिटल सप्लाईज। ठीक है जी। अब ओहो ये जरूर लिखना था तुमने। कहता है मेडिसिन कॉस्टिंग 3.1 वर फाउंड एक्सपायर्ड। नहीं, ये नॉर्मल लॉस होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिंपल सी बात ये है, वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन इज 25.8 जिसमें 3.1 फाउंड एक्सपायर्ड। 3.1 फाउंड एक्सपायर्ड। तो अब क्या करें जी, सिंपल सी बात है भाई, ये 25.8 अब हमारा सारे का सारा सही स्टॉक नहीं पड़ा, बल्कि इसमें से 3.1 को माइनस कर दें। सिर्फ 3.1 को माइनस करेंगे ना तो खुद ब खुद आपका मेडिसिन कंज्यूम की फिगर जो है वो सही आ जाएगी, आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ये थोड़ी देर इस साइड पे करके ना हम एक अलग से बनाते हैं जिसके अंदर ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ सेल, ओ सॉरी मेडिसिन कंज्यूम निकालेंगे। भला इसका बताओ आंसर क्या है। 22.7। मुझे बताओ मेडिसिन कंज्यूम्ड कितनी निकल आई बैलेंसिंग। 19.4 ओपनिंग, 60.5 उधर ऐड हुआ, क्लोजिंग ये माइनस करो, इसमें से बैलेंसिंग बताओ 57.2। भाई देखो जो मेडिसिन हमने खरीदी थी एक्सपायर हो गई, इस्तेमाल नहीं हुई, हमारा खर्चा तो बन गया ना। ठीक है। अब वो खर्चा हमने कैसे बनाया है, जस्ट क्लोजिंग को कम किया, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गया। कैसे बढ़ा है ये थोड़ी देर करना नहीं है पर्चे में, आपको समझाने के लिए मैं ये लेजर जरा ऐसे बना रहा हूं दोबारा। ठीक है जी। इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन
ओपनिंग क्या बताया अभी आपने 19.4 है, परचेजेस कितनी है जी 60.5, ठीक है, क्लोजिंग क्या बताया आपने 25.8। अब आप इस एक्सपायर को भी पढ़ा रहने दें स्टॉक में और मुझे बताएं मेडिसिन कंज्यूम की फिगर कितनी आती है, बैलेंसिंग बताओ 54.1। बात समझे हो, हमने ये कंज्यूम्ड 554.1 निकाला, अगर ये ना लाइन लिखी होती ना तो हमारी मेडिसिन कितनी कंज्यूम होती 54.1, लेकिन उन्होंने क्या बताया ओहो 3.1 की तो मेडिसिन क्या हो गई एक्सपायर हो गई, अब पता लगा, तो भाई फिर ये भी अब हमारा खर्चा ही है, एक्सपायर हो गई तो फिर डस्टबिन में फेंकोगे ना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में एसेट तो नहीं रख सकते, क्या इस एक्सपायर को आगे इस्तेमाल करना है आपने, नहीं करना, खर्चा, ये नुकसान हो गया। अब नॉर्मल नहीं है भाई, अब नॉर्मल नहीं है, आपको मेडिसिन रखनी पड़ती है। अब ये थोड़ा ही है कि उधर मरीज आ गया यार मरीज लम्बा पाओ मैं लेके ना तो कंपनी जो दवाई, ऐसे नहीं होता, दवाइयां आपको रखनी पड़ती हैं, वो रखने की वजह से एक्सपायर भी हो जाती हैं, कोई ना कोई कभी एक्सपायर होगी होनी है, 2 एक्सपायर होगी, ठीक है। अब ये नुकसान है आपको हो गया, ये खर्चा ही है आपका, ठीक है। अब इसको कैसे चार्ज करना है 54.1 में, इधर देखो 54.1 में हम कह रहे हैं कि एक्सपायर्ड मेडिसिन की भी कॉस्ट चार्ज हो जाए, तो क्या करो जस्ट क्लोजिंग को सही करो, खुद ब खुद देखो 3 इन दोनों का फर्क देख लो, 3.1 नहीं है, ठीक है, दोनों का फर्क देख लो, ऑटोमेटिक क्लोजिंग कम किया ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, ये नॉर्मल लॉस खुद ब खुद चार्ज हो गया, ये नॉर्मल लॉस खुद, यही तो पीरियोडिक सिस्टम की खूबसूरती है। पीरियोडिक सिस्टम में हम नॉर्मल लॉस की एंट्रियां नहीं करते होते, हम जस्ट क्लोजिंग को एडजस्ट करते हैं और लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाता है। हम क्लोजिंग को कम किया हमने, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ने माइनस होकर कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी होती है, तो जैसे ही उस फिगर को हमने कम किया कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, ये नॉर्मल लॉस खुद ब खुद चार्ज हो गया, देख लो, ठीक है, सही है ना बेटा। अगर होती तो सवाल बताता ना, हाँ अभी सवाल नहीं बता रहा तो क्या हम खुद से ज्यूम कर ले रिफंडेबल है, नॉर्मली रिफंडेबल नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती, अनलेस कि वो देने वाला क्या गया भाई एक्सपायर होगी तो वापस ले जाऊंगा, ठीक है ना, वो डिस्पोज ही करेंगे, हम नॉर्मल असम्पशन पे चलेंगे, ठीक है। अच्छा इन केस आपको जी रिफंडेबल है तो फिलहाल तो उनको एक्सपेंस आउट ही करना था, फिर जब रिफंड होंगी तब की तब देखी जाती, लेकिन सवाल खामोश है ना, सवाल चुप है, तो हम खुद से कैसे अज्यूम कर लें कि रिफंडेबल है, खुद से नहीं अज्यूम करना, ठीक है। ये एक आइडियल सिचुएशन है जो हर किसी को अवेलेबल नहीं होती, आपको शायद आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो, पर मेरा छोटा सा स्टोर है, मुझे तो लिफ्ट ही ना कराता हूं, मैं तो मिनते तरले करके दवाई मंगवाता हूं, ठीक है। अब मेरे से बिकी नहीं एक्सपायर होगी तो मैं कहूंगा यार वापस कर लो, कहेंगे चलो भागो, ठीक है ना, सवाल खुद ना कहे तो हमने अज्यूम नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी बाकी ये तो आसान था, हॉस्पिटल सप्लाईज में तो मसला ही कोई नहीं था। अच्छा मेडिसिन कंज्यूम्ड 57.2 ये कहां जाना है एक्सपेंसेस में, और 22.7 कहां जाना है करंट एसेट्स में स्टॉक, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ो, ये तो आसान है जी, इसमें तो फिगर निकल आई, ये तो कोई एडजस्टमेंट और इसमें थी नहीं, कितना आता है जी 13.4, ये 13.4 प्यारे बच्चों कहां चला जाएगा एक्सपेंसेस में, हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड, और ये 13.8 करंट एसेट्स में स्टॉक आ जाएगा। अब कैफेटेरिया के अंदर ना बड़ी गड़बड़ हो गई है, कैफेटेरिया के अंदर 2 चीजें क्वेश्चन मार्क में, ठीक है, पढ़ते हैं क्या कहता है, ये ऊपर वाला पॉइंट तो सारा हो गया ना, पॉइंट 2 में कहता है ये एंड फिजिकल काउंट ऑफ कैफेटेरिया इन्वेंटरी कुड नॉट टेक प्लेस, ओ नो ये तो नहीं है, फिर आगे क्या कहता है गुड्स आर सोल्ड इन कैफेटेरिया एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ, ये हमारी काम की चीज है, मार्कअप मार्जिन, ऐसे नहीं मार्कअप मार्जिन पे एक आधा दिन लगा दिया था हमने, तकरीबन आधा को दिन लगाया था, ठीक है जी, यूज होने वाली चीजें होती है तभी बंदा टाइम लगाता है। मार्जिन है, ऑन सेल है तो 100 कॉस्ट को लेंगे, अच्छा प्रॉफिट कितना है तो फिर कॉस्ट, अब ये मिल गई और इधर से हमें ये पता है कैफेटेरिया की सेल कितनी है 24.4, भाई देखो उधर आगे नजर डाल लो, अगली एडजस्टमेंट रेंट की है, फिर सैलरीज की है, फिर वॉक एंड डायबिटीज, फिर मेडिकल इक्विपमेंट, फिर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब सेल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और ये जो डेटर्स हैं, डेटर्स यहाँ पे जो आ भी रहे थे रिसीवेबल्स, पैनल कॉर्पोरेट, ये कोई यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने कोई कैफेटेरिया के रिसीवेबल्स हैं कि उसको हमको उसकी तरफ सोचें, इसका मतलब ये जो सेल्स नजर आ रही है ना आपको 24.4 यही टोटल सेल्स हैं, ठीक है, ये टोटल सेल्स हैं, ये टोटल सेल्स आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में आकर लिख दोगे, ठीक है। किधर गई भाइयों जी, अब वो ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर सेल लिखोगे आप, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी आपकी यहां जो बन रही होगी ना, ये इंशाल्लाह जो मैं शाम की क्लास के अंदर सवाल को पूरा करूंगा उससे पहले आपने करके आना है, ठीक है। इधर देखें तो वर्किंग 1 है आज हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी, इसके अंदर सवाल असल में कंप्लीट हो गया, सिर्फ क्योंकि ये ट्रायल का वाहिद सवाल है तो मेरी ये चाहत होगी कि मैं बहरहाल उसको सामने प्रेजेंट कर दूं एक बार जरूर, ताकि ट्रायल से पोस्टिंग भी नजर आ जाए, जो 5 मिनट का काम नहीं है, जो आप करेंगे इंशाल्लाह भी समझा के भेजूंगा, लेकिन आप पहले करेंगे और मैं फिर आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। सवाल एक ही है ना, ठीक है जी। तो यहां पर जो सेल्स आनी है कितनी है सवाल में गिवन, अभी देख के आए कितनी जी
24.4, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यही सेल्स है भाई, यही सेल्स है, ठीक है, कोई डेटर की एडजस्टमेंट नहीं है तो ये सेल्स है। अब अगर ये सेल्स है और उसने मार्कअप मार्जिन दे दिया है तो हम इससे कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हैं, कैफेटेरिया कॉस्ट ऑफ सेल निकालना कोई मसला नहीं है। सेल कितनी बताई अभी आपने? 24.4, ये सेल्स हैं, 24.4 सेल्स हैं, और सेल की परसेंटेज 100 है, डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई करो 75 से। तो मसला इसमें सिर्फ क्या था कि ट्रायल से सवाल करना था, वरना तो सवाल की एडजस्टमेंट उल्टा आसान है जितनी आप मुश्किल मुश्किल कर रहे हैं उससे जी। 18.3 और आज बैलेंसिंग निकाल लो, कोई बात नहीं, ये स्टॉक हम बैलेंसिंग निकाल लेंगे जी। बोले जी 2.8। अब फरमा दे ये 18.3 कहां जाएगा और ये करंट एसेट्स में, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें तो आपने अब वहां से ट्रायल में से टिक कर लिया, जो उठाना था वो उठा लिया आपने, ठीक है। अब ये तीनों, एक मेडिसिन कंज्यूम्ड, दूसरा हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड और तीसरा कॉस्ट ऑफ सेल, ये अलग अलग अपनी जगह पे आ जाएंगे। समझ आइए ना, पूरा करना जब सवाल तो, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स में ये तीनों स्टॉक, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ ऑफिस सप्लाईज, स्टॉक ऑफ हॉस्पिटल सप्लाईज, ऑफिस, ठीक है ना। तो ये तीनों स्टॉक, समझ आइए बात, ठीक है। हाँ, एक्सपेंसेस तीनों वहां नहीं लिख देने, कॉस्ट ऑफ सेल यहां पे आना है अपनी जगह, ओके, सही हो गया। नेक्स्ट, ये काम की एडजस्टमेंट तो यही थी बहरहाल। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये 0.5, ये मैं ब्लैक क्यों कर रहा हूं, इसकी कोई इंप्लीकेशन नहीं है सवाल के ऊपर, इसलिए फिलहाल इसको ब्लैक कर रहा हूं। शाम वाली क्लास में बता दूंगा क्यों ब्लैक किया। अच्छा, रेंट आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड वाज 1.4। आउटस्टैंडिंग मतलब भाई रेंट इनकम तो नहीं है, क्योंकि यहां पे नजर आ रहा है आपको डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है, ये काम जी, ये काम पड़ा हुआ है, रेंट 19.6 डेबिट साइड पे पड़ा है, तो इनकम तो नहीं हो सकती, एक्सपेंस है। और रेंट आउटस्टैंडिंग है मतलब एक्सपेंस पेएबल है, तो रेंट का लेजर बना लेना, ठीक है। एक बच्चों ने बात सिखाई थी एक्रूअल प्री पेमेंट कराते हुए, ट्रायल में तो हमेशा पेड की फिगर होती है, ठीक है। तो ये रेंट का जो लेजर बनेगा, यहां पे रेंट का लेजर ऐसे बनेगा, यहां पे लिख लो एज पर ट्रायल या कैश, जो मर्जी लिख लो। कितना जी? 19.6, ये रेंट डेबिट कैश क्रेडिट जो होता था, तो ट्रायल के अंदर ये डेबिट डबल एंट्री होकर पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। और वो क्या कह रहा है जी, रेंट आउटस्टैंडिंग है ये रेंट पे कितना, 1.4, तो 1.4 इधर लिख लो। अब पूरे सवाल में कहीं पे ओपनिंग पेएबल की बात कर रहे हैं रेंट की, तो फिर खुद से क्यों बेलने बाजू देना, इसको जीरो ज्यूम करो, और यहां पे आप क्या लिखोगे, रेंट एक्सपेंस, जो कि जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आगे एडजस्टमेंट है। चलें, बैलेंसिंग तो निकलता है ना, बोलो 21। अच्छा, अब इसकी एक छोटी सी और एडजस्टमेंट थी, वो क्या थी, अगली लाइन पढ़ो। अच्छा, ये तो रेंट है, सॉरी, ठीक है, ये तो आसान था, ये मैंने ऐसी टाइम जाएगा। ये एक्सपेंस कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, है आगे एडजस्टमेंट, चलो ठीक है, मतलब इतना भी नुकसान नहीं हुआ जी। ओ अच्छा, सिर्फ सैलरीज नहीं है, वो कह रहा है 10% ऑफ द रेंट रिलेट टू कैफेटेरिया, तो फिर बाकी फिर किधर का, अगर 10% कैफे का है तो फिर बाकी रेंट सारे नॉन प्रॉफिट का होगा ना, सारे हॉस्पिटल का, फिर बाकी किराए पे बिल्डिंग ली हुई होगी, ठीक है ना। तो अगर 10% इसमें से 2.1 जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी में जाना है, चला जाएगा ना, तो फिर बाकी का किधर होगा, 90%। अब ये नॉर्मल असम्पशन नहीं लेनी है ना भाई, ठीक है। ये 90% जो है ये कितना, 18.9, ये बैलेंसिंग जो है ये आपका एक्सपेंस में चला जाएगा, हॉस्पिटल का है, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है, सही है, मुश्किल आसान। अच्छा, तो इस लेजर के अंदर 21 ही रहेगा चंदा, ये 21 जो है वो तोड़ के रखना है हमने। हाँ, 2.1 हमने ट्रेडिंग एक्टिविटी में माइनस करना है और 18.9 हमने इनकम एक्सपेंस से माइनस करना है, तो अल्टीमेटली 21 ही माइनस होना है, पर प्रेजेंटेशन अलग अलग, ठीक है। और ये क्लोजिंग कहां चला जाएगा, ये करंट लायबिलिटीज में, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया। अब सैलरीज के बारे में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कह रहा है सैलरीज को भी बांट दो। तो जब सैलरीज की बारी आएगी, कितने ने सैलरीज, ये, हाँ यही तो मैंने उस वक्त कहा था, ये जी सैलरीज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ, इसमें से कितना 15% कैफेटेरिया को जाएगा, यानी डॉक्टर्स जो हैं वो, उन्होंने वैसे ही व्हाइट कोट पहना होता है, तो उसी तरह से सर के ऊपर सिर्फ दूसरा वही पहना होता है, तो वो डॉक्टर्स और नर्सेज आएंगे और रोजाना 15% अपने दिन का वो कैफेटेरिया में काम शाम करेंगे, मरीजों को चाय से पिलाएंगे। तो नॉर्मल असम्पशन लो ना, 15% ऑफ सैलरीज अगर कह रहे कैफेटेरिया की हैं, तो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की सैलरीज का 15% तो नहीं ना लेना फिर, ठीक है। ये तो सारे का सारा कहां चला जाएगा, ये तो सारे का सारा एक्सपेंस, कौन से एक्सपेंस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 24 जो है, इसका 15% कितना बनता है,
3.6 ये चला जाएगा कैफेटेरिया के एक्सपेंस में, ओके। और बाकी का जितना भी बचता है बैलेंस कितना जी, ये 20.4 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस के तौर पे, ठीक है। सही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, समझ आ रही है तुम्हें? तुम परेशान हो, सवाल करोगे तो समझ आएगी। ये पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह शाम वाली क्लास के अंदर, ओके। वॉक ऑन डायबिटीज डे वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन इन दिसंबर 19। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इवेंट अमाउंटेड टू 1.2 वर आउटस्टैंडिंग एंड अनरिकॉर्डेड एट ईयर एंड। इसका मतलब वो जो ऊपर एक्सपेंस लिखे हुए थे अभी वो भी कम है, अभी ये कम है, 2.6 जो है ये अभी कम है, तो लेजर बनाओ। इस एक्सपेंस का नाम बहुत लंबा है, मैं वो नहीं लिख रहा, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट और ट्रायल में कैश जो क्रेडिट किया होता है, ये ट्रायल में तो पेड की फिगर होती है 2.6। अब उसने क्या कहा, कितना पेएबल है जी 1.2, तो 1.2 पेएबल लिख लो तो रिकॉर्ड खुद ब खुद हो जाएगा। यहां पे एक्सपेंस की फिगर निकलनी है बैलेंसिंग। अब ये 3.8 एक्सपेंस है और दूसरी तरफ स्पॉन्सर ने दिया है सिर्फ 2.2, तो खैर से एक्सपेंसेस में लिखना है इसको, ठीक है। अब आगे इन्ना लिल्लाह, अब ये मैं आपको बताऊं कितनी शर्म आएगी। मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू दे दी भाई उसने, फेयर वैल्यू ऑफ 36,008 वर रिसीव्ड एज डोनेशन, क्या एंट्री करोगे? फिक्स्ड एसेट्स डेबिट, डोनेशन इनकम क्रेडिट, दीज हैव बीन ब्रॉट इनटू यूज बट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस एट 15% पर एनम, सबके ऊपर यही लगाना है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब कैफेटेरिया की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होनी, सारे का सारा उधर ही रखना अनलेस कि वो बता दे कोई बात, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये जब कर लोगे तो आपकी यहां से फिगर्स टिक हो जाएंगी, जैसे फिक्स एसेट उठा लोगे तो वो टिक हो जाएगा, अकोमोडेशन उठाओगे उनकी तो वो टिक हो जाएगा, अलग अलग अकाउंट्स बना लेना, ठीक है। अब अल्टीमेटली होगा सब कुछ टिक नहीं होगा, कुछ चीजें रह जाएंगी, वो एज इट इज उठाओगे, बगैर एडजस्टमेंट वाली चीजें होंगी उनको लिख दोगे। जैसे मैंने कहा था, रिसीवेबल आएगा तो करंट एसेट में लिख देना, पेएबल आएगा तो करंट लायबिलिटीज में लिख देना, एंड सो ऑन, ठीक है, सही है। तो इसको पूरा करना, ये 10 मिनट का काम नहीं है सब पूरा करना, लेकिन मैं जानबूझ के पहले स्लो चला और फिर इसको छोड़ दिया ताकि ये आप लोगों के एंड पे एक बार हो जाए। शाम की क्लास का जो पोर्शन है उससे पहले उन बच्चों को 5 मिनट दूंगा, 5 से 10 मिनट के, चलो जल्दी से बैलेंस करो, फिर मैं आगे क्लास रिज्यूम करूंगा, आप लोग भी। मेरे चांद उस ओपनिंग जनरल फंड को उसने लिख के दे दिया, हम नहीं निकाल रहे। तो ट्रायल में भी ओपनिंग कैपिटल पड़ा होता था, याद करो यार, ठीक है। कौन सी एडजस्टमेंट रहती है, कौन सी रहती है, कहां है, कहां है? हाँ, तो अनरिकॉर्डेड था ना, मैंने यही तो बोला, अभी आप उसमें गौर नहीं किया। मैंने कहा इसको क्लोजिंग में लिखो, खुद ब खुद रिकॉर्ड भी हो जाएगा, ये बैलेंसिंग निकाला है। हाँ, तो आपने 2.6 से रिकॉर्ड किया हुआ था, 1.2 रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। जब क्लोजिंग लिखा तो ये बैलेंसिंग निकाला तो 1.2 रिकॉर्ड हो गया ना। ये तो फनकारी लगाते थे हम लेजर में। ये एंट्री करो, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये एक्सपेंस डेबिट हो गया, जैसे बढ़ गया ना, समझो ऐसा जी। यार क्या यार, ये लो यार, नकल करते हो यार, ये लो यार, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।